घमंडी ननद चली ससुराल। अरे झुमरी, तेरी बेटी अंकिता कहाँ है? कब से तेरी तीनों बहुएं दरवाजे पर खड़ी हैं। जा अपनी बेटी को बुला ला, दरवाजा रुकाई की रस्म नहीं करनी है क्या? अभी बुलाती हूँ। अंकिता बेटा, ओ अंकिता बेटा, इधर तो आना जरा। आई माँ। क्या हुआ माँ? अरे अंकिता बेटा, यही तो समय है पैसे कमाने का। जा अपनी तीनों भाभियों से दरवाजा रुकाई की रस्म के लिए नेक मांग ले। आंटी जी, अब मैं अपनी इन तीनों गरीब भाभियों से क्या ही मांगू? जो मांगूंगी वो इनकी औकात से बाहर होगा। सही कहा तूने अंकिता बेटा। मैं तो इन तीनों को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ तेरे भाइयों की पसंद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अब खड़े खड़े तुम तीनों मेरी शक्ल क्या देख रही हो? आओ अंदर आओ। अपनी नंद और सास की बातें सुन तीनों बहुओं को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है और अगले दिन, मम्मी बहुत जोरों से भूख लग रही है, क्या बनाया आज खाने में? आज खाना मैं नहीं बल्कि तेरी तीनों भाभियां बना रही हैं। आज तेरी भाभियों की पहली रसोई की रस्म है ना, इसीलिए। लो आ गई। भाभी क्या बनाया आप तीनों ने आज अपनी पहली रसोई में? कहीं आपने अपना वो गरीबों वाला खाना क्या कहते हैं, हाँ, दाल रोटी चावल और चटनी तो नहीं बना दी? वो क्या है ना, ऐसा खाना तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते हैं। नहीं अंकिता, हम तीनों ने ये सब कुछ नहीं बनाया, बल्कि हम तीनों ने तो पनीर की सब्जी, छोले, वेज पुलाव, रायता और गाजर का हलवा बनाया है। तो खड़ी खड़ी हमारी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी से मेरी बेटी को खाना परोसो, वो कब से भूखी है। चंचल अंकिता को खाना परोसती है। अंकिता जैसे ही सब्जी खाती है तो गुस्से में सब्जी की कटोरी उठाकर सीधा तपस्या के ऊपर फेंक देती है, जिससे गरम गरम सब्जी होने की वजह से तपस्या का हाथ जल जाता है। मेरा हाथ। अंकिता, ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ अंकिता बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? माँ, ये छोले की सब्जी खाकर देखिए, ऐसा लग रहा है कि सब्जी में नमक नहीं बल्कि नमक में सब्जी डाल दिया हो। ये छोले की सब्जी कम, नमक की सब्जी ज्यादा लग रही है। हमने तो नमक बिल्कुल सही डाला था। तो तुम दोनों क्या कहना चाहती हो कि मेरी बेटी पागल है और उसने ये सब नाटक किया है? तुम तीनों की वजह से मेरी बेटी कुछ खा भी नहीं पाई। चल बेटा, मैं तुझे बाहर ले चलती हूँ किसी 5 स्टार होटल में। इतना कहकर झुमरी अंकिता को लेकर वहाँ से चली जाती है। कितनी बदतमीज है हमारी नंद, खाने का कोई ऐसे अपमान करता है क्या? इसकी वजह से देखिए आपका हाथ कैसे जल गया। नहीं सुरभि, ऐसा मत कहो, अभी अंकिता छोटी है, बड़ी होने के साथ साथ सब समझ जाएगी। काहे की छोटी? शरीर से तो घोड़ी जैसी हो गई है, लेकिन अकल तो रेत के दाने जितनी है। ऐसे ही समय गुजरता है और अंकिता की बदतमीजी भी समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। अंकिता, मैंने जानबूझकर तुम्हारी सैंडल्स खराब नहीं किए हैं। क्या हुआ अंकिता बेटा, अब क्या किया इसने? देखिए ना, ये सैंडल मुझे आज पार्टी में पहनना था और इसने इन पर जूस गिरा दिया। अंकिता बेटा, तू फिक्र क्यों कर रही है? अभी ये सैंडल साफ हो जाएंगी। चंचल, जल्दी से इस सैंडल को साफ कर दे। क्या मैं? और नहीं तो क्या, अब जल्दी से मेरी ये सैंडल्स साफ कर दो और उसके बाद तुम दोनों भी मेरी बाकी की सैंडल्स को क्लीन कर देना। हम तुम्हारी बड़ी भाभी हैं और तुम हमसे ऐसे काम करवा रही हो। अरे भाभी तो अपनी नंद पर जान लुटा देती है और तुम तीनों हो कि अपनी नंद के जूते चप्पल साफ नहीं कर सकती। अपनी सास के ताने सुन उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए ननद के जूते चप्पल साफ करती है। मन तो कर रहा है इसके जूते चप्पल लेकर इसके सर पर बजा दूं। हम इसका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन इसे तो हमारी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। अंकिता कभी अपनी तीनों भाभियों से अपने गंदे कपड़े धुलवाती है तो कभी उनसे अपने हाथ पैर दबवाती है। ऐसे ही एक दिन, बाय डार्लिंग, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। ओके बाय, टेक केयर। अंकिता अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड रोहित की बाइक से उतरती है और अपने घर में आ जाती है। वहीं खिड़की से तपस्या ये सब देख लेती है। अंकित के घर में आते ही रोहित रोड साइड खड़ी दूसरी लड़की के पास जाता है और उसे अपने बाइक पर बिठाकर वहां से ले जाता है। जिसके बाद, अंकिता, वो लड़का कौन था जो तुम्हें बाइक पर ड्रॉप करके गया? वो मेरा बॉयफ्रेंड रोहित है, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब? अंकिता, वो लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मेरी मानो तो उस लड़के से तुम दूर रहो। ये तुम मुझे सिखा रही हो जो खुद मेरे अमीर भाई को फंसाकर इस घर की बहू बन गई। मेरे मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत भी नहीं है, अंडरस्टैंड?
इतना कहकर अंकिता वहां से चली जाती है कि तभी वहां चंचल और सुरभि आ जाती हैं। तपस्या भाभी, आप क्यों इसे समझा रही हैं? इसे तो वही करना है जो इसके मन में होगा। आप करने दो इसे अपने मन की, जब पछताएगी तो खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी। चंचल की बात सुन तपस्या को मन ही मन अंकिता के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ कर नहीं सकती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अंकिता और उसके बॉयफ्रेंड रोहित की शादी हो जाती है, जिसके बाद अंकिता की दोनों छोटी भाभी सुरभि और चंचल खुशी के मारे नाचने लगती हैं। मुसीबत गई, अब तो मैं इस घर में सुकून की सांस लूंगी। मैंने तो भगवान से मन्नत मांगी थी कि जब हमें हमारी इस शैतान नंद से छुटकारा मिलेगा तो मैं गरीबों में भंडारा करवाऊंगी। जहां चंचल और सुरभि अंकिता के जाने पर खुश होती हैं, वहीं तपस्या को अभी भी अपनी नंद की ही फिक्र होती है। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारा घर किसी आलीशान महल जितना बड़ा है, ये तो काफी छोटा घर है। तो क्या तुझ महारानी के लिए कोई बड़ा सा महल बनवाते? जितना है उसी में खुश रह, समझी? जा हमारे लिए चाय बना कर ला। क्या मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाऊं? हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम्हें इस घर के सारे काम काज करने होंगे, ठीक है? अपने ससुराल का ऐसा रवैया अंकिता को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। अंकिता ने जैसा बर्ताव अपनी तीनों भाभियों के साथ किया था, वैसा ही अब बर्ताव अंकिता के ससुराल वाले उसके साथ करते थे। अंकिता का दिन शुरू होता तो काम के साथ और खत्म भी होता तो काम के साथ। अंकिता, मेरे शूज काफी गंदे हो गए हैं, जाओ इन्हें साफ करके ले आओ, मुझे ऑफिस जाना है। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारे जूते साफ करूंगी? एक तो मुझसे झूठ बोलकर तुमने शादी करी, ऊपर से तुम्हारे घर वालों ने मुझे नौकरानी बनाकर रखा है। मैं तो इस घर की बहू कम नौकरानी ज्यादा हूँ। अंकिता की बात सुन रोहित को बहुत गुस्सा आता है और वो अंकिता के बाल पकड़ के उससे कहता है, हाँ, मैंने तेरे पैसों के लिए ही तुझसे शादी की, लेकिन एक बात कान खोल के सुन, ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, समझी? तो अपनी ये कैंची जैसी जुबान को अपने मुंह के अंदर ही रख, वरना तेरी इस कैंची जैसी जुबान को काट के तेरे हाथ में थमा दूंगा। इतना कहकर रोहित अंकिता को जमीन पर धक्का देता है और वहां से चला जाता है। लगता है भगवान मुझे मेरी किए की सजा दे रहा है। जो मैंने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ किया, अब वही मेरे साथ मेरे ससुराल में हो रहा है। मैं तो अपनी भाभियों से माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। अंकिता को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन वहीं तपस्या को अंकिता की फिक्र सता रही होती है। इसलिए तपस्या चंचल और सुरभि के साथ उसके ससुराल जाती है, जहां वो देखती है कि कैसे उसकी नंद और ससुराल वाले उसकी नंद पर अत्याचार कर रहे हैं। हम तो यहाँ हमारी फूल सी नंद से मिलने आए थे, लेकिन आपने तो हमारी नंद का इतना बुरा हाल बना दिया है। भाभी, आप आ गई। भाभी, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। जो मैंने आप लोगों के साथ किया वही ये सब मेरे साथ कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से माफी के लायक भी नहीं हूँ। कहते हैं ना, इंसान का कर्म का फल उसे इसी जन्म में मिलता है। लगता है ये सब मेरे ही कर्म का ही फल है। नहीं अंकिता, ऐसा मत कहो। वो तो सब तुमने अपनी नादानी में किया था, लेकिन इन लोगों को तो अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हम अभी पुलिस को कॉल कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, हमें माफ कर दीजिए। अंकिता मुझे माफ कर दो। अंकिता बहू, मुझे भी माफ कर दे। अपने ससुराल वालों को माफी मांगता देख अंकिता उन्हें माफ कर देती है। वहीं अंकिता भी अपनी तीनों भाभियों के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है। इन सब चीजों से अंकिता को उसकी जिंदगी का एक अच्छा सबक मिला था कि आप जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा। ठंड में बेघर विधवा बहू। भाई, मूवी की टिकट मिल गई? कुणाल भाई, अगर तू ना होता तो पता नहीं कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने लेकर जा पाता। तेरा दोस्त तेरे साथ है, तुझे डरने की क्या बात है? अरे भाई, तू चिंता मत कर, तेरी सेफ्टी के लिए मैं तेरी सीट के 2 लाइन पीछे वाली सीट पर ही बैठा रहूंगा। रणबीर मूवी की टिकट ले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड कृतिका को मूवी दिखाता है। कृतिका रंग से सांवली थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। वह रणबीर से बहुत प्यार करती थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों एक साथ थिएटर के अंदर मूवी देख रहे हैं। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं अपना कॉलेज खत्म होते ही रणबीर पूरी जी जान लगाकर एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करने लगता है।
वहीं मैनेजर की नौकरी करते करते उसके घर के बुरे हालात धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। एक दिन उसका प्रमोशन होता है। मैंने कई लोगों को अपनी कंपनी में जाते देखा है, लेकिन जो जुनूनियत काम को लेकर तुम में है वो अभी तक किसी के अंदर नहीं देखी। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ पार्टनरशिप करने का एक मौका देता हूँ। यह सुनते ही रणवीर बहुत खुश होता है। वह पार्टनरशिप के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे अब वह दिग्विजय के साथ मिलकर खुद की कंपनी चलाता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। बेटा, तू बहुत काबिल है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी तू हमें बुलंदियों पर पहुंचा देगा। कहाँ हम फर्श पर थे और कहाँ आज हम अर्श पर हैं। इन ऊंचाइयों की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते। माँ, आप भी ना हर बात पर इमोशनल हो जाती हो। माँ हूं ना, इसलिए। अच्छा माँ, आज घर पर कोई आने वाला है। उसका गृह प्रवेश आपको खुशी से करना है, मेरी खुशी के लिए। ऐसा कहकर रणबीर वहां से चला जाता है। मेरा बेटा आज घर पर बहू को लेकर आने वाला है। आखिर मैं भी तो देखूं मेरे बेटे की पसंद कैसी है। शाम को रणबीर कृतिका से शादी करके उसे घर पर ले आता है, जहां मालिनी उसके रंग को देखकर चुप हो जाती है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम तो एकदम से शांत हो गई। कुछ नहीं बेटा, तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगी। हालांकि मालिनी को अपनी काली बहू बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन वह उसे स्वीकार लेती है। जिसके बाद मालिनी अपनी बहू के साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लगती है। अच्छा बहू, नाश्ते में आज भिंडी की सब्जी और पराठे बना लेना, रणबीर को बहुत पसंद है। मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। मालिनी जैसे ही घर के दरवाजे के पास आती है, अचानक से उसका बेटा करण दरवाजा खोलता है। करण के साथ उसकी पत्नी रुचिका भी खड़ी होती है। अरे बेटा, ये क्या? तूने तो मुझे एकदम से डरा दिया। और ये लड़की कौन है? ये आपकी बहू है माँ। चलो रुचिका, मेरी माँ के पैर छू लो और आशीर्वाद ले लो। फॉर्मेलिटी के लिए रुचिका मालिनी के पैर छू लेती है, जिसके बाद करण अपनी लव स्टोरी के बारे में अपनी माँ को बताता है। मालिनी अपने बेटे करण के कान खींचते हुए कहती है, बेटा, तू इतनी फूल जैसी बहू घर पर लेकर आया है, इसलिए तुझे माफ कर रही हूँ। रुचिका बहुत खूबसूरत और गोरी थी, जिसके चलते मालिनी उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेती है। अब उसके घर में उसके दोनों बेटों की बहू थी। वहीं दूसरी तरफ रुचिका जब अपनी जेठानी और सास के बीच में इतना प्यार देखती है तो उसे बहुत जलन होती है। मेरी जेठानी और सास के बीच कुछ ज्यादा ही भरत मिलाप है, इसे थोड़ा कम करना होगा। सर्दियों के दिन शुरू हो जाते हैं। रुचिका अपनी सास के मन में काली जेठानी को लेकर फूट डालती रहती है। माँ जी, आप भी ना इतना प्यार दिखाती हो, लेकिन मैंने अपने कानों से उन्हें आपके बारे में चुगलियां करते हुए सुना है, पड़ोस की औरतों से। ये क्या कह रही हो बहू? आज तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। चुगलियां कभी मुंह पर थोड़ी ना होती है माँ जी, पीठ पीछे ही होती है ना। अब देखो ना, आंगन में ठंड में खड़े होकर भी पड़ोस की औरतों से बात कर रही है जेठानी जी। मालिनी अपनी बड़ी बहू को आंगन में पड़ोस की औरतों से बातें करते देख गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर कहती है, कृतिका बहू, जब देखो औरतों से बातें करती रहती हो, कोई काम नहीं दिखाई देता है क्या तुम्हें? चलो अंदर और बाकी के काम करो। पहली बार अपनी सास को अपने ऊपर इस तरह चिल्लाते हुए देख कृतिका को बहुत बुरा लगता है। वह मायूस होकर चुपचाप घर के अंदर आती है और ठंड में काम करने लग जाती है। इस बात का फायदा उठाकर देवरानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। ऐसे ही अगले दिन रणबीर एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए विदेश जा रहा होता है। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ। मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा। दरअसल बहुत बड़ी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा। रुकिए जरा, दही शक्कर खाकर जाइए। मालिनी कृतिका के हाथों से कटोरी छीन लेती है और अपने बेटे को दही शक्कर खिलाकर भेज देती है। लेकिन जिस फ्लाइट से रणबीर जा रहा होता है वह फ्लाइट क्रैश हो जाती है और रणबीर भगवान को प्यारा हो जाता है। जब इस बात का मालिनी और कृतिका को पता चलता है तो वो बहुत फूट फूट कर रोती हैं। ये क्या हो गया माँ जी? रणबीर जी हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने जन्मों जन्मों तक मेरे साथ रहने का वादा किया था। हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। रणबीर के मरने पर रुचिका को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह इसी बात का फायदा उठाने की सोचती है। अच्छा हुआ जो जेठ जी भगवान को प्यारे हो गए।
अब ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे इस काली कलूटी जेठानी को यहाँ से भगाना होगा। ऐसा सोचने के बाद रुचिका मालिनी को अकेली देख उसके पास जाती है। अब क्या बताऊं माँ जी, मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है जेठ जी के जाने का। ये सब तो काली किस्मत की वजह से हुआ है। जैसे जेठानी जी खुद काली है, वैसी काली किस्मत लेकर आई। देखो ना जेठ जी के साथ क्या हो गया। सही बोल रही हो तुम बहू, ये सब इसी की वजह से हुआ। अब मैं इसे इस घर के अंदर और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मालिनी तुरंत अपनी काली बहू के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाहर ले जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? तू अब मुझे इस घर के अंदर नहीं चाहिए। मेरा बेटा नहीं रहा तो तू इस घर के अंदर रहकर क्या करेगी? चली जा इस घर से और दोबारा यहाँ लौट कर मत आना। मालिनी इस तरह कहकर घर का दरवाजा लगा देती है। बेचारी कृतिका दरवाजा पीटती रह जाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। हाजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाते ही देखो मेरा क्या हाल हो गया। कृतिका ठंड में यहाँ वहां भटकती है। अब उसके पास रहने की कोई जगह तक नहीं थी, जिसके चलते वह अपना गुजारा लोगों से भीख मांग कर करती है और फुटपाथ पर ठंड में रहने लगती है। ठंड तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से बहुत तेज भूख भी लग रही है। कृतिका भटकते भटकते एक घर के दरवाजे को खटखटाती है। दरवाजा कुणाल खोलता है। अरे कृतिका, क्या ये तुम हो? ये क्या हालत हो रखी है तुम्हारी? अपने कॉलेज के दोस्त कुणाल को देखकर कृतिका की जान में जान आती है। कुणाल ठंड में ठिठुरते देख उसे घर के अंदर बुलाता है, जिसके बाद कृतिका रोते हुए अपनी सारी परेशानियां कुणाल को बताती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता? अरे जिस घर से उन लोगों ने तुम्हें निकाला है, वो पूरा घर और जमीन जायदाद तुम्हारे नाम पर है। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूं। अभी तुम आराम से सो जाओ, कल मैं तुम्हें उस घर में लेकर जाऊंगा। जहां कृतिका ठंड में यहाँ वहां भटक रही थी, वह उस रात कुणाल के घर में चैन की नींद सोती है। अगले दिन कुणाल उसे अपने साथ उसी के ससुराल में लेकर जाता है और सभी को प्रॉपर्टी के पेपर दिखाता है। सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। कृतिका, इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए। अब तुम भी इन्हें घर से निकाल दो। इस घर की मालकिन तुम हो। नहीं, मैं इन लोगों की जैसी नहीं हूं। अगर मैंने भी ऐसा ही किया तो इनमें और मुझ में क्या ही फर्क रह जाएगा। यह सुनते ही मालिनी और रुचिका को अपनी गलती का एहसास होता है। वह दोनों ही कृतिका से माफी मांगती हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ जेठानी जी, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने माँ जी को आपके खिलाफ बहुत भड़काया। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। कृतिका उन दोनों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से मालिनी और रुचिका कृतिका के साथ बहुत अच्छे से रहती हैं और उसे कभी किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देती। अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।